Assalamu alaikum dear students. Let's start lecture number 4 for SSFR. आज हम चैप्टर 16 विच इज़ एक्चुअली ऑल्टरनेटिंग करंट इसके सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एसी थ्रू अ रजिस्टर। लेकिन इससे पहले कि हम एसी थ्रू अ रजिस्टर डिस्कस करें, एक्चुअली कुछ सर्किट्स को पहले हम ये ब्लैक स्क्रीन पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स जितने भी सर्किट्स होते हैं एसी, इनके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं ये तीन होते हैं डियर स्टूडेंट्स। आई मीन एसी सर्किट्स के अंदर जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल हो सकते हैं वो तीन कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर वन रेजिस्टेंस, नंबर टू कैपेसिटेंस, नंबर थ्री इंडक्टेंस या इंडक्टर। तो अब इन्हीं कंपोनेंट्स को ज्वाइन करेंगे एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ, तो हमारे सर्किट्स बनते जाएंगे। पहला सर्किट होगा एसी थ्रू आर, आर सर्किट हो गया। सेकंड सर्किट में एसी थ्रू कैपेसिटर पढ़ेंगे। थर्ड सर्किट में एसी थ्रू इंडक्टर आएगा। चौथे सर्किट में फिर इनके कॉम्बिनेशन आना शुरू हो जाएंगे, आर सी सीरीज़ कॉम्बिनेशन। पांचवें सर्किट में आर एल का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। छठे सर्किट में आर एल और सी तीनों को सीरीज़ में जोड़ देंगे, तो इसे हम सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट कहते हैं। फिर एक पैरेलल रेजोनेंस सर्किट होता है जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल लगी होती है, उसे एलसी पैरेलल सर्किट भी कहते हैं। एंड देन आठवां लॉन्ग क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। ये तीन चीज़ें डिस्कस की जाएंगी आठवें लॉन्ग क्वेश्चन में। अब इसमें जो पहले तीन आर्टिकल्स हैं, इन पहले तीन आर्टिकल्स के ये 6 स्टेप्स हैं डियर स्टूडेंट्स। ये 6 स्टेप्स अगर आपको आते हैं और अगर आप इसी ऑर्डर में आर्टिकल को लिख देते हो तो इंशाल्लाह मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे। नंबर वन, आप किसी भी करंट एलिमेंट में से जब एसी गुजरेगा तो उसका करंट फ्लो चेक करेंगे। करंट कैसे फ्लो कर रहा है थ्रू द गिवन एलिमेंट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। नंबर टू, हम वोल्टेज और करंट की इक्वेशंस देखेंगे कि उस गिवन सर्किट के लिए क्या एग्जिस्ट कर रही हैं। फिर नंबर थ्री, हम इन वोल्टेज और करंट की इक्वेशंस जो हैं इनकी मदद से हम वेव फॉर्म्स बनाएंगे वी एंड आई की, वेव फॉर्म्स ऑफ वी एंड आई। एंड नंबर फोर, उन वेव फॉर्म्स को देखकर हमें पता चलेगा व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई। यानी ये पता चलेगा कि वोल्टेज और करंट में से कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। और पांचवें स्टेप में फिर वेक्टर डायग्राम बनाकर उस लीड और लैग को शो कर देंगे, वेक्टर डायग्राम। छठे स्टेप में उस कंपोनेंट की ऑपोजिशन के बारे में बात की जाएगी। तो अंडर दीज 6 स्टेप्स वी विल डिस्कस द फर्स्ट 3 AC सर्किट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। एसी थ्रू अ रजिस्टर में डियर स्टूडेंट्स जो पहला स्टेप है दैट इज करंट फ्लो। करंट फ्लो का मतलब है, सपोज मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना लेता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं से, ये एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू R है और इसे मैंने एक AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। दिस इज सिंबल ऑफ AC सोर्स। अब AC सोर्स के आधे साइकिल में फ्रॉम 0 टू T/2 अगर करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज लाइक दिस, अगले आधे साइकिल में यही करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर देगा, चूँकि इस टाइम हम ऑल्टरनेटिंग करंट फीड कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट हर आधे साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा। सो फ्रॉम T/2 टू T यानी नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन रिवर्स होके एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इस तरह से ये रेजिस्टेंस के अंदर AC फ्लो करेगा। अब इसकी डायग्राम मैंने इधर ही बना दी है आपके सामने। अब हम नेक्स्ट डायरेक्टली डिस्कस करेंगे P एंड I इक्वेशंस। यहाँ आपके पास ये रेजिस्टेंस आ गई एंड दिस इज एक्चुअली AC सोर्स। ओके,
नेक्स्ट हम बात करेंगे V एंड I इक्वेशंस। एक्चुअली जो V के लिए इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, दिस इज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट के लिए जो इक्वेशन होती है, दिस इज V ओवर R। वोल्टेज की वैल्यू अगर इधर पुट कर दी जाए, V नॉट साइन ओमेगा टी ओवर R, तो अब ये V नॉट ओवर R ये बन जाएगा मैक्सिमम करंट I नॉट, विच इज़ एक्चुअली V नॉट ओवर R। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई करंट के लिए, I इज़ इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको बता रही हैं कि करंट का टाइम के साथ जो ग्राफ है वो साइनोसॉइडल होगा, यानी साइन कर्व होगा। और जो वोल्टेज का टाइम के साथ ग्राफ है ये भी साइनोसॉइडल होगा। फर्दर अब हम इनकी वेव फॉर्म्स बना लेते हैं। अब सपोज कीजिए यहाँ हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इस टाइम हम एक्स एक्सिस पे टाइम ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम अपनी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी ले रहे हैं। सपोज कीजिए मैं वोल्टेज को रेड से शो करता हूँ, तो ये वोल्टेज का ग्राफ आएगा डियर स्टूडेंट्स, साइनोसॉइडल। दिस इज ग्राफ ऑफ वोल्टेज। लेकिन जो करंट का ग्राफ होगा वो भी साइनोसॉइडल होगा। फर्क किस चीज़ का होगा, जो करंट की पीक वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स, ये कम होगी वोल्टेज की पीक वैल्यू से। क्योंकि वोल्टेज की पीक वैल्यू को जब आप रेजिस्टेंस पे डिवाइड करते हैं तो तब करंट की पीक वैल्यू आती है। इट मीन्स करंट का ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बनेगा जैसे वोल्टेज का है, बस वोल्टेज की पीक वैल्यू अगर यहाँ पे थी तो करंट की पीक वैल्यू बस थोड़ी छोटी होगी, नेगेटिव पीक भी थोड़ी छोटी होगी। तो ये अब जो येलो कलर का मैं ग्राफ बना रहा हूँ ये करंट का ग्राफ है डियर स्टूडेंट्स। यानी ये भी बिल्कुल वैसे ही वेरी कर रहा है जैसे वोल्टेज का ग्राफ वेरी कर रहा था। फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का है कि करंट के ग्राफ की पीक छोटी है और वोल्टेज के ग्राफ की पीक वैल्यू ज़्यादा है। ओके, अब अगर आप इन दोनों वेव फॉर्म्स को कंपेयर करो, स्टार्टिंग पॉइंट पे चेक कर लो, करंट का फेज़ भी ज़ीरो है और डियर स्टूडेंट्स वोल्टेज का फेज़ भी ज़ीरो है। तो इनमें डिफरेंस क्या होगा, ज़ीरो। यहाँ अगर आप चेक करें वोल्टेज का फेज़ 90 है, करंट का फेज़ भी 90 है। इट मीन्स जब वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच रहा है तभी करंट भी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच रहा है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। यानी देयर इज नो फेज डिफरेंस, देयर इज नो फेज डिफरेंस। बिटवीन P एंड I। और इसकी अब वेक्टर डायग्राम मैं कैसे बना दूंगा, एक वोल्टेज का वेक्टर लेंगे, एक I का वेक्टर बनाएंगे, दोनों को सेम डायरेक्शन में शो कर देंगे। करंट का वेक्टर छोटा बनाइएगा चूँकि इसकी पीक वैल्यू कम है। तो यहाँ से हमारे पास ये रिज़ल्ट आया कि जब ऑल्टरनेटिंग करंट पास करता है किसी रेजिस्टेंस में से तो करंट और वोल्टेज में कोई फेज़ लैग या फेज़ लीड नहीं होता। और फर्दर अगर इसकी ऑपोजिशन की बात की जाए तो ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द resistor to the flow of AC, this is actually called resistance, which is given by the ratio of Vrms over Irms। या इनकी पीक वैल्यूज़ की रेशो भी ली जा सकती है या इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ की रेशो भी ली जा सकती है। अब इस रेजिस्टेंस की वजह से जो पावर लॉस आता है उस पावर लॉस के तीन फार्मूलाज होते हैं, आई वी, आई स्क्वेयर आर एंड वी स्क्वेयर ओवर आर। So this is all about AC through resistor. So this is all about AC through resistance. नेक्स्ट हम मूव करते हैं AC थ्रू अ कैपेसिटर।
सबसे पहले हम AC थ्रू अ कैपेसिटर की डायग्राम एक शो की। यहाँ एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है, और इसे सबसे पहले हम एक DC बैटरी के साथ डियर स्टूडेंट्स कनेक्ट कर रहे हैं। तो DC बैटरी के साथ जैसे ही कनेक्ट होगा तो ये DC बैटरी इसको चार्ज करेगी। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, और रास्ते में अगर मैं यहाँ पे एक बल्ब भी लगा लूँ तो इस चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोर्स एक प्लेट से दूसरी प्लेट ट्रांसफ़र हुए हैं इस चार्जिंग में। तो थोड़ी देर के लिए ये बल्ब सिर्फ चलेगा जब तक ये चार्ज हो रहा होगा। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे भी उतना ही वोल्टेज आ जाएगा जितना आपका अप्लाइड वोल्टेज है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। अब ये बल्ब क्या रहेगा, ऑफ रहेगा डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंसुलेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो यहाँ से हमने ये बात सीखी कि डायरेक्ट करंट कैपेसिटर में से पास नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ इंसुलेशन प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स। और वैसे भी डायरेक्ट करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स नहीं कर सकता, इसलिए ये कैपेसिटर को सिर्फ चार्ज करेगा। ड्यूरिंग चार्जिंग सिर्फ करंट फ्लो करेगा बल्ब में से। वो 1 सेकेंड हो सकता है, 2 सेकेंड हो सकता है, 1 मिली सेकेंड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम क्या है। सो वी कैन कंक्लूड दैट capacitor is a device which blocks the flow of direct current. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, यही बात अगर हम इस दफ़ा कैपेसिटर को एक AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें। AC सोर्स चूँकि हर आधा साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है, तो पहला आधा साइकिल ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा, चार्जिंग करेगा। अब चार्जिंग में कैपेसिटर की प्लेट पे प्लस क्यू भी बढ़ रहा होगा एक प्लेट पे, और दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू भी बढ़ रहा होगा, दोनों इंक्रीज हो रहे होंगे। और ऑफ कोर्स चार्जिंग के दौरान भी करंट बल्ब के अंदर से ही पास होके जाएगा, और एज अ रिजल्ट बल्ब ग्लो करेगा लाइक दिस। और जैसे ही अब आधा साइकिल कंप्लीट होगा, कैपेसिटर अपनी AC सोर्स अपनी डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करेगा। तो अब जब ये डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होगी तो अब यही जो कैपेसिटर पहले चार्ज हुआ था वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन डिस्चार्जिंग के थ्रू भी तो करंट बल्ब के अंदर से ही गुजर के जाएगा, तो बल्ब फिर ऑन रहेगा। सो बिकॉज ऑफ कॉन्टीन्यूस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट, we can say that capacitor is a device which allows the passage of alternating current through it. लेकिन याद रहे कि AC करंट भी कैपेसिटर की प्लेट के अंदर से डियर स्टूडेंट्स कभी नहीं पास होता, ये बात याद रहे, क्योंकि प्लेट्स के अंदर तो प्लेट्स के दरमियान तो इंसुलेशन होती है। हाँ, AC हम कह रहे हैं कि ये इस कैपेसिटर में से पास हो पा रहा है क्योंकि हमें एक्चुअली इस सर्किट के अंदर लगे हुए बल्ब को ऑन करना है। अगर बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है और साथ बल्ब भी है और आपने AC सोर्स कनेक्ट किया है, तो ऑफ कोर्स AC सोर्स उसको बार बार चार्ज बार बार डिस्चार्ज करेगा, जिसकी वजह से बल्ब ऑन रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर DC सोर्स होता तो वो सिर्फ कैपेसिटर को चार्ज कर सकता था, तो बल्ब उस केस में मोमेंटरली ऑन होगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। सो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच blocks the flow of direct current but allows the flow of alternating current। ये हो गई करंट फ्लो की बात। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जी P एंड I इक्वेशंस। एक्चुअली यहाँ हम अगर वोल्टेज को रेफरेंस मान लें, P इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t, call this equation 1 and this voltage is taken as reference। अब हम देखते हैं कि करंट के लिए इक्वेशन क्या होगी। करंट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपने करंट का फॉर्मूला पहले रेजिस्टेंस के केस में लिखा था I नोट साइन ओमेगा टी, तब तक तो ये करंट की इक्वेशन वैलिड थी, लेकिन इस केस में ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी।
क्योंकि आप जानते हो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर कर लेता है चार्जिंग के दौरान, और वही एनर्जी रिटर्न करता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। इट मींस इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसमें एक तो अप्लाइड वोल्टेज का इफेक्ट है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन साथ में कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग भी इन्वॉल्व हो गई है। इसलिए यहाँ इस केस में करंट निकालने के लिए हमें करंट की बेसिक डेफिनेशन की तरफ जाना पड़ेगा, विच इज़ डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। अब फिजिक्स में ये बात कई दफ़ा पढ़ते हो, जैसे हम कहते हैं डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, स्लोप होती है वाई एक्स ग्राफ की। तो इस टाइम डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी क्या होगा? दिस वुड बी स्लोप ऑफ क्यू टी ग्राफ और क्यू टी कर्व। अब क्यू टी कर्व अगर आ जाए तो उसकी स्लोप से मुझे करंट मिल जाएगा, लेकिन क्यू टी कर्व बनाने के लिए हम कैपेसिटर की बेसिक इक्वेशन लिखेंगे क्यू की, विच इज़ क्यू इज इक्वल टू सी वी, और वोल्टेज की इक्वेशन 1 से ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इट वुड बिकम सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। सी वी नॉट को आप क्यू नॉट कह दीजिए, बिकम्स क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, Q equal Q नॉट साइन ओमेगा टी। कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि जो Q नॉट की वैल्यू है, दिस इज़ एक्चुअली लेस देन द वैल्यू ऑफ V नॉट। फर्दर अब हम वेव फॉर्म्स ड्रॉ करेंगे इनकी। वेव फॉर्म्स में उसी तरह हम एक y एक्सिस की लाइन बना लेते हैं, एक x एक्सिस की। दिस इज x एक्सिस पे टाइम रख लिया, y एक्सिस पे हम अपनी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ शो करेंगे। जिसको रेफरेंस माना होता है सबसे पहले ग्राफ उसका बनाइए। वोल्टेज रेफरेंस था, मैंने ये वोल्टेज का ग्राफ बना दिया जनाब। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द वोल्टेज P। अब जो चार्ज का ग्राफ होगा डियर स्टूडेंट्स, चार्ज का ग्राफ बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे वोल्टेज का ग्राफ है, लेकिन उसकी पीक वैल्यू छोटी होगी। इसको मैं येलो से बना लेता हूँ और डॉटेड से बनाएंगे इसे। पीक इसकी छोटी होगी चार्ज के ग्राफ की, होगा ये बिल्कुल वोल्टेज की तरह साइनोसॉइडल। दिस इज ग्राफ ऑफ क्यू वर्सेस टाइम। अब क्यू के ग्राफ की स्लोप की मदद से हमने करंट फाइंड करना है। अगर आप इस बात को अलहदा से ज़रा ब्लैक स्क्रीन पे समझिए, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। ये एक्चुअली ग्राफ है आपके सामने। अब इस ग्राफ पे अगर आप ये टॉप पॉइंट देखें तो टॉप पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन की स्लोप आ रही है वो ज़ीरो आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप ज़ीरो होती है। और जो इनिशियल पॉइंट है इसका, यहाँ इसकी टेंजेंट लाइन बिल्कुल वर्टिकल लाइन आ रही है, और वर्टिकल लाइन की स्लोप मैक्सिमम होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैंने स्लोप का कॉन्सेप्ट एक रिकॉल करने के बाद टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। इट मीन्स जहाँ चार्ज शुरू हो रहा है एट टाइम t इक्वल टू 0, वहाँ चार्ज टाइम ग्राफ की स्लोप मैक्सिमम है, यानी यहाँ करंट मैक्सिमम होगा कहीं पे। और इस पॉइंट पे जब चार्ज मैक्सिमम है, इस जगह पे स्लोप 0 है, मतलब करंट 0 होगा। इस ग्राफ को मैं ज़रा डिफरेंट कलर से बना देता हूँ, से हम इसको डार्क ग्रीन से बना देते हैं। अब ये जो ग्राफ आएगा, ये ग्रीन कलर का जो मैं बना रहा हूँ, ये डियर स्टूडेंट्स करंट का ग्राफ है। अब आप चेक करें इनिशियल पॉइंट पे वोल्टेज का फेज़ 0 डिग्री है और करंट का फेज़ हो गया है 90 डिग्री। यानी यहाँ साबित हुआ कि करंट लीड कर रहा है। इन दिस केस करंट लीड कर रहा है द वोल्टेज V बाय 90 डिग्री और पाई बाय 2। इसी बात को वेक्टर डायग्राम में शो करेंगे तो वो डियर स्टूडेंट्स कुछ ऐसे आ जाएगा। आप एक जो चीज़ लीड कर रही होती है उसको वाई एक्सिस पे बनाया कीजिए करंट, और जो लैग कर रही होती है उसे एक्स एक्सिस पे, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल शो करते हैं 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन। एंड पे कैपेसिटर की ऑपोजिशन आती है, उसके लिए हम ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं।
opposition offered by capacitor is called actually capacitive reactance. Capacitive reactance, or you can say reactance of capacitor. अच्छा, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्चुअली ऑपोजिशन है, और दुनिया की कोई भी ऑपोजिशन हो ओम्स लॉ के मुताबिक वो वोल्टेज और करंट की रेशो होती है। अब रेशो लेते हुए आप यूजुअली आरएमएस वैल्यूज़ की रेशो लेते हो, वैसे आप ये पीक वैल्यूज़ की रेशो भी ले सकते हो, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ की भी रेशो ले सकते हो। जैसे हमने पिछला सर्किट पढ़ा एसी थ्रू रेजिस्टेंस, तो वहाँ ऑपोजिशन सिर्फ आर थी, तो आर को हमने वी और आई की रेशो लिखा था। लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर है, कैपेसिटर की ऑपोजिशन को उसकी रिएक्टेंस कहते हैं, एक्स सी। और एक्स सी का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला भी है फॉर अ कैपेसिटर, गिवन कैपेसिटर, दैट इज 1/ओमेगा सी। ओमेगा हेयर इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ सी, 2 पाई एफ सी। तो एक्स सी का फॉर्मूला आ गया 1/2 पाई एफ सी, और ये फॉर्मूला शो कर रहा है एक्स सी का फ्रीक्वेंसी के साथ भी इनवर्स रिलेशन होता है, और एक्स सी का कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के साथ भी इनवर्स रिलेशन होता है, डियर स्टूडेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट एसी थ्रू अ कैपेसिटर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एसी थ्रू एन इंडक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डायग्राम देखेंगे, डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे सपोज कीजिए आपके पास कोई इंडक्टर है। इंडक्टर इज एक्चुअली ए कॉइल, इसको हमने एक एसी सोर्स के साथ एक्साइट कर दिया है लाइक दिस। अब आप जानते हो कि अगर मैं एसी सोर्स इसमें से पास करवाऊं, एसी सोर्स चूंकि ऑल्टरनेटिंग होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट है जो अपनी मैग्नीट्यूड को चेंज करता रहता है। इट मींस जो कॉइल के अंदर करंट गुजरेगा, तो कॉइल में से करंट गुजरेगा, वो अपनी वैल्यू चेंज कर रहा होगा, वो चेंजिंग करंट है। आप जानते हो जब करंट चेंज होता है तो कॉइल का फिर फ्लक्स चेंज होता है, और जब भी किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो तो एक सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना होता है, एक बैक ईएमएफ पैदा होती है। अब ये बैक ईएमएफ अपने कॉज को अपोज करने की कोशिश करेगी, एंड दिस ऑपोजिशन इज कॉल्ड रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। ये स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि जैसे ही कॉइल में से एसी गुजरेगा तो कॉइल के अंदर एक तूफान पैदा हो जाएगा। तूफान का मतलब होता है बैक ईएमएफ, ऑपोजिशन। वो तूफान करंट को कम करना चाहेगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है विच अपोजेज द फ्लो ऑफ एसी। इंडक्टर अपोजेज द फ्लो ऑफ एसी। लेकिन अगर इसी कॉइल में से आप डायरेक्ट करंट पास करते, डीसी पास करते, तो डीसी करंट तो कांस्टेंट करंट होता है। जब करंट कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, बैक ईएमएफ भी पैदा नहीं होगी, कोई तूफान भी पैदा नहीं होगा, मतलब कोई ऑपोजिशन भी नहीं होगी। तो इंडक्टर डज नॉट अपोज द फ्लो ऑफ डीसी और डायरेक्ट करंट। दिस इज ऑल अबाउट करंट फ्लो थ्रू एन इंडक्टर। नेक्स्ट अब हम वी एंड आई इक्वेशंस की तरफ चलेंगे। यहाँ चूंकि ऑपोजिशन आई है करंट के लिए, करंट को अब हमने मेंटेन करवाना है, तो अब हम रेफरेंस यहाँ करंट को रखेंगे। करंट को रेफरेंस माना आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारी रेफरेंस ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। अब बच्चों ये करंट के लिए ऑपोजिशन आई है बैक ईएमएफ, तो इस केस में आपके ऑल्टरनेटिंग अप्लाइड वोल्टेज को बैक ईएमएफ के बराबर होना चाहिए, ताकि ये एक कांस्टेंट एवरेज करंट को मेंटेन कर सके।
अब बैक ईएमएफ का फॉर्मूला सेल्फ इंडक्शन के टॉपिक में एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी हमने पढ़ा हुआ है। एल एक कांस्टेंट फैक्टर है, इसको रिमूव कर दें तो वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। डेल्टा आई ओवर डेल्टा डी क्या कहलाएगा? स्लोप ऑफ आई वर्सेस टी ग्राफ और कर्व। तो आइए अब हम वेव फॉर्म्स की तरफ चलते हैं। वेव फॉर्म्स में उसी तरह हम यहाँ पे एक वाई एक्सिस की लाइन पहले ले लेते हैं। एक ये एक्स एक्सिस की लाइन आ गई डियर स्टूडेंट्स। एक्स एक्सिस पे टाइम रख लिया, वाई एक्सिस पे हम ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को शो करेंगे। अब यहाँ जो रेफरेंस लिया है उसको पहले बना लीजिए करंट को। सपोज़ ये करंट का ग्राफ है लाइक दिस। अब जो वोल्टेज का ग्राफ आएगा वो इसकी स्लोप की मदद से आना है। तो यहाँ पे आपको पता है स्लोप ज़ीरो होती है, तो यहाँ वोल्टेज ज़ीरो हो गया। और जब करंट अपने ज़ीरो वैल्यू पे होगा, यहाँ स्लोप मैक्सिमम होगी, वोल्टेज मैक्सिमम होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर आप वोल्टेज का ग्राफ बना लीजिए। ये वोल्टेज का ग्राफ आ गया जी। अब आप देख सकते हैं कि इस इनिशियल पॉइंट पे जब करंट 0 डिग्री पे है, अब वोल्टेज भाई 90 डिग्री पे आ गए हैं। इट मींस इस केस में वोल्टेज लीड करता है करंट से बाय 90 डिग्री और पाई बाय 2। और इस बात को आप वेक्टर डायग्राम में जो लीड करता है उसको आप वाई एक्सिस पे शो करते हैं, जो लैग करता है उसे एक्स एक्सिस पे शो करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री और पाई बाय 2 हम शो कर देते हैं। ओके, आखिरी स्टेप में अब इसकी ऑपोजिशन आती है। इसकी ऑपोजिशन भी मैं आपको अलहदा से ब्लैक पेज पे समझाता हूँ। द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड डियर स्टूडेंट्स इंडक्टिव रिएक्टेंस और रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर XL। अब इस XL के भी दो फार्मूलाज हैं। एक तो चूँकि ये ऑपोजिशन है तो एक फार्मूला तो इसका V और I की रेशो होगा सिंपली। और ये मैंने पहले भी बताया था, ये पीक वैल्यूज़ की रेशो भी हो सकती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ की भी रेशो हो सकती है। और जिस तरह कैपेसिटर के लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला भी था एक्स उसकी कैपेसिटेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए, इसी तरह इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए भी एक स्पेसिफिक फार्मूला है, दैट इज़ ओमेगा एल। ओमेगा इज़ 2 पाई एफ इंटू एल। यहाँ से पता चला कि जो एक्स एल है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये फ्रीक्वेंसी के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन रखती है और ये इंडक्टेंस के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन रखती है, सेल्फ इंडक्टेंस के साथ। नेक्स्ट अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, विच इज़ RC एंड RL सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट्स। RC सीरीज सर्किट डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले डायग्राम। अब डायग्राम में आप एक रेजिस्टेंस बनाइए और एक कैपेसिटर, दोनों को सीरीज़ में जोड़ दीजिए और इनको एक्साइट कर दीजिए एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ। अब आप जानते हो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम होता है। करंट जो इनमें फ़्लो कर रहा है उसे कह दिया IRMS, रेजिस्टेंस को R कह दिया, कैपेसिटर को C कह दिया, इसकी कैपेसिटेंस को। अब आप जानते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम होता है लेकिन वोल्टेज सेम नहीं होता डियर स्टूडेंट। यानी जो वोल्टेज होगा अक्रॉस रेजिस्टेंस ये होगा I इंटू आर, आई की हम RMS वैल्यू लेंगे। फिर जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होगा दिस वुड बी IRMS into resistance of capacitor and that is XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, अब हम इसकी डायरेक्टली वेक्टर डायग्राम बनाने की तरफ आएंगे। अब हम इतना तो जानते हैं कि जब करंट रेजिस्टेंस में से गुजरता है तो कोई करंट और वोल्टेज में लीड या लैग नहीं होता।
तो हम करंट को रेफरेंस मान लेते हैं। वेक्टर डायग्राम में आप देखिएगा, यहाँ आपको रेफरेंस के तौर पे मैंने एक करंट यहाँ शो कर दिया IRMS। ओके, अब वोल्टेजेस मैंने इस वेक्टर डायग्राम में शो करने, और वोल्टेजेस टोटल 3 है। एक टोटल वोल्टेज है VRMS, एक वो वोल्टेज है जो रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होगा VR, एक वो है जो कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप होगा VC। अब आप जानते हो रेजिस्टेंस का वोल्टेज तो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में करंट होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज तो उसी डायरेक्शन में आ गया लाइक दिस। लेकिन कैपेसिटर में से जब ये करंट गुजरेगा तो लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेगा, तो इसलिए कैपेसिटर के वोल्टेज को नीचे बना दिया, क्योंकि कैपेसिटर के केस में वोल्टेज लैग करता है। अब अगर आप रेजिस्टेंस के वोल्टेज में कैपेसिटर का वोल्टेज जमा कर देंगे वेक्टोरियली, तो ये आपके पास टोटल वोल्टेज जो आपने सप्लाई दिया हुआ है वो निकल आएगा PRMS, और ये एंगल अब थीटा होगा। तो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि अभी भी कौन सी क्वांटिटी आगे है डियर स्टूडेंट्स, करंट आगे है कि वोल्टेज आगे है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखते हुए। ऑफ कोर्स करंट आगे है डियर स्टूडेंट्स। तो इट मींस जैसे कैपेसिटर सर्किट में, सी सर्किट में करंट लीड करता था वोल्टेज से बाय 90 डिग्री, जैसे इस कैपेसिटेंस के साथ रेजिस्टेंस आई तो फर्क सिर्फ ये पड़ा है कि करंट अभी भी लीड ही कर रहा है, लेकिन अब वो एंगल लेस देन 90 हो गया डियर स्टूडेंट्स, 90 से छोटा एंगल हो गया। अब उस एंगल को फाइंड करने के लिए अभी हम सारी डेरिवेशन करेंगे। तो अगर आप इस वेक्टर डायग्राम पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या इस ट्राइंगल में VRMS ये हाइपोटेन्यूज नहीं है, और VR क्या ये बेस नहीं है, PC क्या परपेंडिकुलर नहीं है? तो जस्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने यहाँ पे। इसके बाद आप VR की ये वाली वैल्यू IRMS इंटू R ये यहाँ सब्टीट्यूट कर दीजिए, ये आ जाएगा IRMS स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, और VC की वैल्यू IRMS इंटू XC पुट कर दीजिए, स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि VC का स्क्वायर है। फिर अब आप देख रहे हो इन दोनों टर्म्स में IRMS का स्क्वायर कॉमन है, अगले स्टेप में ये कॉमन कर लीजिए। लेफ्ट साइड पे था VRMS का स्क्वायर इक्वल टू IRMS का स्क्वायर, मैंने कॉमन कर लिया, अंदर ब्रैकेट में बचा R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ओके, अब इस IRMS स्क्वायर को इधर ले आइए, VRMS स्क्वायर ओवर IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास रिजल्ट आएगा VRMS ओवर IRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। अब यहाँ मैं आपको ब्लैक स्क्रीन पे लेके चलता हूँ जी, वहाँ बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है। अभी आपको याद होगा जब हमने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा तो हमने R को V और I की रेशो लिखा, जब कैपेसिटर पढ़ा तो XC को V और I की रेशो में लिखा, जब इंडक्टर पढ़ा तो XL को V और I की रेशो में लिखा। लेकिन इस टाइम जो हम सर्किट पढ़ रहे हैं वो RC सर्किट है, और RC सर्किट में अब रेजिस्टेंस भी है और कैपेसिटर भी लगा हुआ है, और कैपेसिटर की रिएक्टेंस होगी। सो combined effect of all resistances and reactances in an AC circuit is called impedance। जब भी किसी सर्किट में रेजिस्टेंस भी होगी और रिएक्टेंस भी होगी तो ओवरऑल ओपोजिशन को फिर हम ना R कहेंगे ना X का नाम देंगे, उस ओवरऑल ओपोजिशन ऑफ द सर्किट को हम इम्पिडेंस का नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स, और इस इम्पिडेंस को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी इसका भी एक्चुअली है तो ये भी ओपोजिशन, तो कोई भी दुनिया की ओपोजिशन हो किसी सर्किट की, उसको आप V और I की रेशो में लिख सकते हो, और रेशो आपको मैंने बताया था आप सिंपल वैल्यूज़ की भी ले सकते हो, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ की, और पीक वैल्यूज़ की रेशो भी लिख सकते हो, और साथ ही
RMS वैल्यूज़ की रेशो भी लिख सकते हो। तो अभी जो हमने डेरिवेशन कर रहे थे, इस टाइम जो VRMS ओवर IRMS की रेशो आई है, ना इसे मैं R लिखूंगा ना XC लिखूंगा, बल्कि Z लिखूंगा, इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस का फार्मूला आ गया स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। XC की वैल्यू 1 ओवर ओमेगा C सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये एक्सप्रेशन फाइनल आ गया Z के लिए। अब फेज डिफरेंस निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए फार्मूला होता है टेन इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। y कंपोनेंट इस टाइम vc है और x कंपोनेंट vr है डायग्राम में। vc की वैल्यू जो मैंने स्टार्ट में आपको बताई थी वो थी IRMS इंटू XC और VR की वैल्यू थी IRMS इंटू R। तो आप देखिए ये IRMS कट हो गया, थीटा यानी फेज डिफरेंस का फार्मूला आ गया टेन इनवर्स XC ओवर R। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं। इसी चीज़ को इम्पिडेंस डायग्राम के ज़रिए समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वेक्टर डायग्राम अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस वेक्टर डायग्राम में जहाँ जो वोल्टेजेस आ रहे हैं उनकी ऑपोजिशन पुट कर दो तो यही डायग्राम इम्पिडेंस डायग्राम बन जाती है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे जो VR वोल्टेज था, ब्लैक स्क्रीन पे समझते हैं इसको, ये VR वोल्टेज था, तो इसकी जगह पे इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी R। फिर ये वोल्टेज किसका था, कैपेसिटर का, तो इसकी जगह पे इसकी रिएक्टेंस आ जाएगी XC। तो यहाँ आप वेक्टर डायग्राम में दो वोल्टेजेस ऐड कर रहे थे, तो दो वोल्टेजेस को ऐड करके नेट वोल्टेज निकल रहा था। अब यहाँ आप एक रेजिस्टेंस के अंदर रिएक्टेंस जमा कर रहे हैं वेक्टोरियली, तो अब जो आंसर आएगा ये इम्पिडेंस कहलाएगा और इस डायग्राम को हम इम्पिडेंस डायग्राम कहेंगे। सो रिप्लेसिंग voltage vectors in vector diagram by their respective opposition, you will find the impedance diagram। अब इस impedance diagram का फ़ायदा क्या है, आइए अब मैं वापस उधर ही आपको बताता हूँ। impedance diagram में ये R आ गया डियर स्टूडेंट्स, ये XC आ गया और इनको जमा करके ये जो वेक्टर आया, दिस इज एक्चुअली वेक्टर Z। दिस वेक्टर इज Z यानी इम्पिडेंस। अब आप इस डायग्राम से कोई डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इम्पिडेंस का फार्मूला भी डायरेक्टली आ जाएगा। व्हाट इज़ फार्मूला ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर। एक्स कॉम्पोनेंट इसका R है, वाई कॉम्पोनेंट XC है। क्या डायरेक्टली ये वही फार्मूला नहीं आ गया जो हमने पिछली स्क्रीन पर, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ हमने ये सारा डेरिवेशन से ये निकाला था फार्मूला और यहाँ हमने इम्पिडेंस डायग्राम से डायरेक्टली बना लिया डियर स्टूडेंट्स। तो z के बाद आप थीटा की वैल्यू भी डायरेक्टली आपको पता चल जाएगी, टेन इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। y कंपोनेंट XC है और x कंपोनेंट R है। XC की वैल्यू अगर आप 1 ओवर ओमेगा C पुट कर दें तो इसी को हम टेन इनवर्स 1 ओवर ओमेगा C R भी लिख सकते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, बस क्लास को अभी रिज्यूम करेंगे 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट मुझे दीजिएगा, ज़रा मैं गला खुश्क हो रहा है, पानी पी लूँ। जी स्टूडेंट्स, क्लास रिज्यूम करते हैं। RL सीरीज़ सर्किट आपके सामने है। जिस तरह हमने RC सीरीज़ सर्किट पढ़ा, बिल्कुल उसी तरह RL सीरीज़ सर्किट है। इसमें एक रेजिस्टेंस होगी और एक साथ इंडक्टर होगा जिसकी इंडक्टेंस L है। ये दोनों सीरीज़ में लगे होंगे और इन दोनों को एक्साइट करें हम एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ। बाकी सारी स्टोरी वही है कि इसमें जो वोल्टेज होगा अक्रॉस रेजिस्टेंस ये वही होगा IRMS इंटू R, और यहाँ पे जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होगा डैट वुड बी IRMS इंटू XL। बस पिछले टॉपिक में और इस टॉपिक में ये एक फ़र्क आना है डेरिवेशन करते हुए कि जहाँ XC पहले हम लिख रहे थे वहाँ XL आ जाएगा और करंट दोनों में सेम होगा बिकॉज ऑफ सीरीज़ कॉम्बिनेशन।
अब वेक्टर डायग्राम बनाते हुए करंट को रेफरेंस मान लिया और वोल्टेज को अब इस करंट के हिसाब से हम बनाएंगे। रेजिस्टेंस का वोल्टेज तो मैंने आपको कहा था कि ये उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में करंट होता है, और इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है, इसलिए इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर आएगा इस तरफ वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। अब इस इंडक्टर के वोल्टेज को अगर आप रेजिस्टेंस के वोल्टेज में ऐड कर दीजिए तो ये आपका टोटल अप्लाइड वोल्टेज आ जाएगा विच इज़ VRMS। तो आप देखिए कि इंडक्टर के केस में क्या होता था, खाली इंडक्टर के सर्किट में वोल्टेज लीड करता था करंट से बाय 90 डिग्री, लेकिन इसी इंडक्टर के साथ जब रेजिस्टेंस आ जाएगी तो अभी भी वोल्टेज लीड ही करेगा करंट से, लेकिन अब एंगल 90 से छोटा हो जाएगा और उस एंगल को अभी हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ आप वही डेरिवेशन के स्टेप्स रिपीट कर भी सकते हैं जैसे हमने RC सीरीज सर्किट में किया था, पाइथागोरस थ्योरम लगाया था और फेज डिफरेंस भी निकाला था, इम्पिडेंस भी निकाला था। लेकिन अभी हमने पीछे RC सीरीज सर्किट में एक इम्पिडेंस डायग्राम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो अगर मैं डायरेक्टली इसकी इम्पिडेंस डायग्राम ही बना दूं डियर स्टूडेंट्स, तो आप देखिए क्या आएगा आपके सामने। इम्पिडेंस डायग्राम क्या होती है, अभी जो डायग्राम बनी है वो ये है ना, ये करंट था, ये डियर स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस का वोल्टेज था, ये इंडक्टर का वोल्टेज था और ये ऐड हो कर ये VRMS आ रहा था। मैंने आपको इम्पिडेंस डायग्राम बनाने के लिए क्या बताया था कि जहाँ जो वोल्टेज होगा उसकी रिस्पेक्टिव ऑपोजिशन पुट कर देनी है, यानी रेजिस्टेंस के वोल्टेज की जगह पे रेजिस्टेंस आ जाएगी, इंडक्टर के वोल्टेज की जगह पे इंडक्टर की ऑपोजिशन आ जाएगी XL, और XL जमा होके हमें Z दे देंगे इम्पिडेंस डायरेक्टली। अब Z का फॉर्मूला क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अब Z का फॉर्मूला क्या होगा, डैट वुड बी ऑफ कोर्स अंडर रूट X कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस Y कॉम्पोनेंट स्क्वायर। अब X कॉम्पोनेंट यहाँ पे R है तो R का स्क्वायर आ जाएगा, और Y कॉम्पोनेंट XL है तो साथ XL का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गई आपके पास इम्पिडेंस। अब इम्पिडेंस के बाद फेज डिफरेंस भी डायरेक्टली आ जाएगा, टेन इनवर्स Y कॉम्पोनेंट ओवर X कॉम्पोनेंट। Y कॉम्पोनेंट इज़ XL और X कॉम्पोनेंट इज़ R। फर्दर आप यहाँ पे XL की वैल्यू ओमेगा L भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट RL सीरीज सर्किट। नेक्स्ट हम मूव करेंगे टूवर्ड्स सीरीज रेजोनेंस सर्किट। सीरीज रेजोनेंस सर्किट में हमारे पास एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टेंस यानी एक कॉइल और एक कैपेसिटर, ये तीनों सीरीज में कनेक्ट होते हैं, और जब इन्हें हम एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ एक्साइट करेंगे, ऑफ कोर्स अब इसकी इम्पिडेंस डायग्राम क्या बनेगी, या वेक्टर डायग्राम सबसे पहले बना लेते हैं। वेक्टर डायग्राम IRMS इस तरह आएगा रेफरेंस के तौर पे। अब आप जानते हो कि जो वोल्टेज होता है इंडक्टर का वो तो लीड करता है, तो इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर आएगा, और कैपेसिटर का वोल्टेज लैग करता है, कैपेसिटर का वोल्टेज नीचे आएगा। यहीं से अगर मैं इम्पिडेंस डायग्राम बनाऊं तो मैंने आपको बताया था, और रेजिस्टेंस का वोल्टेज सॉरी मैं बनाना भूल गया, वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में करंट होता है। यहीं से अब मैं इम्पिडेंस डायग्राम बनाऊंगा, तो जहाँ V आ रहा है वहाँ R आ गया, जहाँ VL है वहाँ XL आ गया, जहाँ VC है वहाँ XC आ गया। दिस बिकम्स द इम्पिडेंस डायग्राम। अब वर्किंग में सबसे पहली बात हमें ये पता चल रही है कि इसमें जो नेट रिएक्टेंस है सर्किट की, दिस इज़ XL माइनस XC और XC माइनस XL, डिपेंडिंग अपॉन के XC और XL में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर हम इस सर्किट को हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करें, हाई फ्रीक्वेंसी पे, आप जानते हो XL का फॉर्मूला होता है 2πfl, तो XL इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और XC का फार्मूला के मुताबिक इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसका फार्मूला होता है 2πfc 1/2πfc। सो हाई फ्रीक्वेंसी पे XL वुड बी मच ग्रेटर देन XC। इसका मतलब इंडक्टर इस टाइम डोमिनेट करेगा,
कैपेसिटेंस पे, और सर्किट बिहेव करेगा आर एल सर्किट। यानी हाई फ्रीक्वेंसी पे यही सर्किट आर एल सीरीज सर्किट के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देगा। अगर अब आप लो फ्रीक्वेंसी पे इसको ऑपरेट करेंगे, लो फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर की अब रिएक्टेंस हाई हो जाएगी, मच ग्रेटर देन हो जाएगी द इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इस टाइम कैपेसिटर डोमिनेट करेगा इंडक्टेंस पे, और अब सर्किट बिहेव करेगा आर सी सीरीज सर्किट। इट मीन हाई फ्रीक्वेंसी पे दिस सर्किट कन्वर्ट्स इनटू आर एल सीरीज सर्किट, लो फ्रीक्वेंसी पे यही सर्किट टर्न हो जाएगा आर सी सर्किट में। तो हाई और लो फ्रीक्वेंसी के इंटरमीडिएट भी कोई फ्रीक्वेंसी होगी ना, जिसे हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दिस इज द फ्रीक्वेंसी एट विच the inductive reactance and capacitive reactance both are equal, dear student। आगे आइए इसकी डेरिवेशन करते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का अब फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पे। उसके लिए मुझे अब इस लेफ्ट वाले हिस्से को रेज करना पड़ेगा। इसको रेज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में अभी हमने देखा है जी, इट इज़ द फ्रीक्वेंसी एट विच द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज जस्ट इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला ओमेगा एल होता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का 1/ओमेगा सी होता है। ओमेगा के नीचे आर का लेटर आ जाएगा सबस्क्रिप्ट में फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब ये ओमेगा आर इधर आके ओमेगा आर से मल्टीप्लाई होके ओमेगा आर का स्क्वायर हो जाएगा, और एल फैक्टर इस तरफ ले आइए 1/LC आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई 1/√LC। अब एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 2πf के बराबर होगी, एफ के नीचे भी आर होगा। अगले स्टेप में आप ये 2π को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस साइड पे ले आइए, तो हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया 1/2π√LC। फर्दर हम इसी सर्किट की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। इसकी प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी तो ये आती है जी कि इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2π√LC। फिर डियर स्टूडेंट्स, जब रेजोनेंस हो रही होती है तो रेजोनेंस के केस में चूँकि XL XC के बराबर होता है, तो इस केस में अब नेट रिएक्टेंस ज़ीरो हो जाएगी, तो इम्पिडेंस ऑफ सर्किट खाली आर के बराबर आ जाएगी। यानी सर्किट जो है वो प्योर रेजिस्टिव हो जाएगा, और प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आपको पता है देयर इज नो लैग, नो लीड बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। यानी एज अ रिजल्ट फेज एंगल ज़ीरो हो जाएगा। और आप जानते हो पावर फैक्टर एक चीज़ होती है जिसे कॉस थीटा कहते हैं। कॉस थीटा इज़ पावर फैक्टर, ये 1 हो जाएगा क्योंकि कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है। फिर फर्दर डियर स्टूडेंट्स, ये जो Z इक्वल टू आर आया है, ये मिनिमम रेजिस्टेंस हो गई है, इस टाइम मिनिमम इम्पिडेंस है, और Z बराबर V/I होता है। अगर इम्पिडेंस मिनिमम है तो करंट का रिलेशन इम्पिडेंस के साथ इन्वर्स होता है, करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। सो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सर्किट इम्पिडेंस इज मिनिमम एंड करंट इज मैक्सिमम। इसी का अगर हम ग्राफ बनाएं, यानी y एक्सिस पे करंट को रख लेते हैं, x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है जो हमें बताता है कि करंट हमें मैक्सिमम मिलता है एक ख़ास पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, जिसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर एक और प्रॉपर्टी है जिसमें वो कहता है इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज या कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ये मच ग्रेटर हो सकता है देन द सोर्स वोल्टेज एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डियर स्टूडेंट्स। So these are all properties of series resonance circuit। सीरीज रेजोनेंस सर्किट के बाद आता है जनाब पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। अब पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर, इन दोनों को पैरेलल जोड़ा होता है लाइक दिस।
और AC सोर्स के साथ हमने एक्साइट किया होता है। अब आप जानते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है। कैपेसिटर में जो करंट जाएगा उसको IC कह देंगे, इंडक्टर में जो करंट जाएगा इसे IL कह देंगे। वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है, तो VRMS ओवर XC ये कैपेसिटर का करंट आ गया, और VRMS ओवर XL ये इंडक्टर का करंट आ गया, वेयर VRMS इज द टोटल अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स हमें ये नज़र आ रहा है कि अगर हम रेजोनेंस की बात करें, एट रेजोनेंस चूँकि XC और XL बराबर होंगे, इट मीन्स फिर IC और IL भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करेंगे। डियर स्टूडेंट्स यहाँ मैंने डायरेक्शन सेम कर दी थी, कि डायरेक्शन डियर स्टूडेंट्स ऑपोजिट कर लीजिए, क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर 180 के फेस शिफ्ट के साथ चलते हैं, इसलिए इन दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। नेट निकालने के लिए दोनों को माइनस करेंगे। जब दोनों करंट ही बराबर हो गए तो इनका डिफरेंस फिर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो आइडियली एट रेजोनेंस LC पैरेलल सर्किट में से जो करंट नेट ड्रॉ होगा डैट वुड बी ज़ीरो। ये थ्योरेटिकली ज़ीरो है, बट डियर स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली इट हैज़ अ स्मॉल वैल्यू। प्रैक्टिकली इट हैज़ स्मॉल वैल्यू। और वो स्मॉल वैल्यू क्यों आ रही है, करंट तो ज़ीरो होना चाहिए था। एक्चुअली किसी भी इंडक्टर की एक रेजिस्टेंस भी होती है, क्योंकि इंडक्टर किसी कॉइल से बना हुआ है, और कॉइल की एक रेजिस्टेंस होती है, इसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल की वजह से इंडक्टर का करंट थोड़ा और कम हो जाता है, कैपेसिटर का करंट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से डिफरेंस ज़ीरो नहीं आता बल्कि स्मॉल वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आता है। बाकी इसमें भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला वही है जो हमने सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट में डराइव किया था, इट हैज़ सेम वैल्यू। नेक्स्ट है, अब इस सर्किट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी उसी तरह ही है, बस फ़र्क एंड पे ये आएगा कि यहाँ पे हम कहेंगे कि जो आखिरी प्रॉपर्टी है, द करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर एंड इंडक्टर में बी मच लार्जर देन द सोर्स करंट। डियर स्टूडेंट्स बाकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी यही है। हाँ, एक चीज़ का और फ़र्क है कि इस केस में रेजोनेंस जब होगी हमें करंट मैक्सिमम की बजाय मिनिमम मिलेगा, इसीलिए इस सर्किट को रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं, और जो पीछे हमने सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट पढ़ा है उसे एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। तो एक्सेप्टर का ग्राफ जैसा आया था, रिजेक्टर का बिल्कुल उसका ऑपोजिट आएगा, यानी ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हमें करंट की एक मिनिमम वैल्यू देगा। डियर स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ ऑल अबाउट पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। नेक्स्ट अब हम मूव करने लगे हैं टूवर्ड्स द टॉपिक प्रिंसिपल ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन ऑफ EM वेव्स। एक्चुअली हमने ये बात पढ़ी है कि जब कोई चार्ज एट रेस्ट होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा नहीं हो सकती। फिर अगर मैं कहूँ कि जी इसी चार्ज को अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, लाइक अ कांस्टेंट करंट इन एन इलेक्ट्रिक वायर, तो अब ये एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, इससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा नहीं होंगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर हम चार्ज को एक्सेलरेट करें, यानी उसे वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करें, यानी उसे या एक्सेलरेट करें या डीसेलरेट करें, तो एज ए रिज़ल्ट डियर स्टूडेंट्स अब जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा ये चेंजिंग होगा। इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा जो खुद चेंजिंग होगा, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वही मैग्नेटिक फील्ड दोबारा पैदा करेगा,
फिर उस मैग्नेटिक फील्ड का चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा और एज अ रिज़ल्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होंगी। तो प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन ऑफ चार्जेस और ऑसिलेशन ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ट्रांसमिशन में सपोज कर लीजिए कि ये एक एंटीना है लाइक दिस इज कनेक्टेड और यहाँ से हम एक एसी सप्लाई दे रहे हैं। अब एसी करंट जब इस एंटीना में से पास करेगा, सपोज कर लीजिए आधा साइकिल इलेक्ट्रॉन्स ऊपर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर मूव कर रहे हैं तो ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं वहाँ क्या होता है? नेगेटिव। और जब यही इलेक्ट्रॉन्स अपना साइकिल रिवर्स करेंगे, क्योंकि एसी करंट है, एसी करंट हर आधे साइकिल बाद डायरेक्शन रिवर्स करता है, तो आधे साइकिल के बाद जब इलेक्ट्रॉन्स नीचे आएंगे तो नीचे नेगेटिव पोलैरिटी आ जाएगी, ऊपर पॉजिटिव ही आ जाएगी। तो ये जो एंटीना है, इसके एंटीना के टर्मिनल्स के क्रॉस पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी आने से एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, फिर वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन रिटर्न वही चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास एक चेंजिंग और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, जिसे हम EM वेव्स कहते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा कर सकते हैं, और इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो डियर स्टूडेंट्स इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। अगर आप सोर्स यहाँ 1 मेगाहर्ट्ज़ का लगा दोगे तो 1 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी की वेव्स पैदा होना शुरू हो जाएंगी, और अगर आप 1 किलो हर्ट्ज़ लगा दोगे सोर्स तो 1 किलो हर्ट्ज़ वाली वेव्स पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, एंड वाइस वर्सा। इसके बाद आता है जी रिसेप्शन ऑफ EM वेव्स। अब रिसेप्शन में हमारे पास एक होता है रिसीविंग एंटीना, और वो एक LC पैरेलल सर्किट के साथ लगा होता है जी लाइक दिस, जिसमें जो कैपेसिटर है वो एक वेरिएबल कैपेसिटेंस का होता है। अब इस के ऊपर बहुत सारे चैनल्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे आके फीड हो रहे होंगे, लेकिन इसमें से किसी एक चैनल को पिक करने के लिए हमने यहाँ पे ये LC सर्किट लगाया है, जिसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC। जैसे ही आप इस वेरिएबल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज करेंगे, वैसे ही हमारे रिसीवर सर्किट की फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, और जब हमारे रिसीवर सर्किट की फ्रीक्वेंसी डिज़ायर्ड चैनल के साथ मैच कर जाएगी तो वो एक पर्टिकुलर चैनल इसके ऊपर ट्यून हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रिंसिपल ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ तक हमने चैप्टर 16 के लॉन्ग क्वेश्चंस आज फिनिश किए। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, एंड चांद मुबारक, क्योंकि अभी तक न्यूज़ में जो है चल तो यही रहा है कि काफ़ी ज़्यादा शहादतें रिसीव हुई हैं जी। तो देखें अब क्या होता है। बाकी आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हामी नासिर।